बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो इसका बेस्ट जो टॉपिक जाता है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले हम लोग समझ लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो हमारा हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स है वो 5 है, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहला जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये पांचों रिएक्शंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? When 2 or more substance combine to form a single substance। हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है कि एक सब्सटेंस A है और दूसरा एक सब्सटेंस हमारा B है, ये कंबाइन होगा तो हमारा फॉर्म करेगा AB। तो AB जो हमारा ये फॉर्म किया, ये हमारा कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर भी हमारा एक कंपाउंड बनाता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल करके भी एक कंपाउंड बनाता है, तो वो भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स जो होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। इसको हम लोग ये पहचानने का तरीका है। इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एक कार्बन ले लेते हैं C+O2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ये क्या बनाया, CO2। तो ये देखिए कंबाइन, कार्बन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट, ये दोनों कंबाइन होकर CO2 बना दिए, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा H2 हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो हमारा बनाया 2H2O, वाटर बना दिया। तो ये वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम जैसे हम यहाँ 2 दे देंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा दूसरा जो है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर न्यू सब्सटेंस। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा कोई एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है और वो ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से अधिक नया सब्सटेंस को बना देता है। जैसे कि बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ठीक उसका उल्टा होता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए AB है, एक कंपाउंड है, AB हमारा एक कंपाउंड है। जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे हम लोग हीट करेंगे तो ये A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस को हीट करने पे जब 2 या 2 से अधिक नए सब्सटेंस मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड आता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सिंगल हमारा सब्सटेंस था, इसको जैसे हमने हीट किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना, 2 नए सब्सटेंस बन गए। तो इस तरह का जो भी रिएक्शंस होता है हमारा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4 7H2। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पे FeSO4 अलग हो जाएगा, FeSO4 अलग हो जाएगा और हमारा यहाँ से 7H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक सिंगल सब्सटेंस था, इसको जैसे ही हमने गर्म किया तो यहाँ पे हीट जरूर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अधिकतर हीट का ही काम होता है, बिना हीट किए वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। तो अब हीट का माध्यम अलग अलग हो सकता है, सनलाइट से भी हीट हो या फिर हम लोग उसको टेम्परेचर दें या उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो वो 3 प्रोसेस से हम लोग हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीट जरूरी है। तो हमने फेरस सल्फेट
इनटू हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया तो यहाँ FeSO4 अलग हो गया और 7H2 अलग हो गया। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा हम अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को देख लेते हैं। अब अगर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स को देखना चाहें तो हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम इन तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब टेम्परेचर देना, जैसे हम उसको गर्म कर देंगे, टेम्परेचर दे करके गर्म करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे इसके पहले मैंने जो एग्जांपल बताया था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ही हमने हीट किया था CaCO3, ये जो हमने हीट किया था यहाँ पे हम लोग हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और हमारा CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये हम हीट कर रहे हैं तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन का फोटो का मतलब होता है, देखिए फोटो का मतलब होता है सनलाइट, मतलब ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे AgCl एग्जाम्पल में लिखिए, AgCl को यदि हम लोग गर्म करते हैं सनलाइट में, ठीक है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, तो AgCl को जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा सिल्वर अलग हो जाएगा और यहाँ Cl2 क्लोरीन अलग हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो 2AgCl, ठीक है, तो हमारा ये हो गया 2। तो 2AgCl को हम लोग सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल ये हमारा सब्सटेंस था, जैसे इसको हम लोग गर्म किए सनलाइट के प्रेजेंस में तो हमारा यहाँ से सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा होगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो हमारा जो थर्ड जो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जैसे हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे हमारा H2O, हमारा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग जैसे गर्म करते हैं पानी को, इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में जब वाटर आता है तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हुआ और गर्म किए, तो इस तरह का जो भी रिएक्शंस होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उसको देख लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप हेडिंग दे दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। इस रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग आप यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। इसमें ऊपर के जो एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और नीचे के जो एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो इसमें ऊपर के जो एलिमेंट हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन कहलाता है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं ZN प्लस H2SO4। ये देखिए ये हमारा एक एलिमेंट है और ये हमारा एक कंपाउंड हुआ, ठीक है। हमारा जिंक है और H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप नोट कर सकते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो चूंकि जिंक जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल है, जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, और H2 क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। तो क्या करेगा ये जिंक अपने SO4 के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। जैसे कंबाइन हो जाएगा तो ZnSO4 बनेगा,
ठीक है। और इसके बाद ये जो हाइड्रोजन जो बच गया, ये जो हाइड्रोजन बच गया वो इसको अलग कर देगा हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, Zn प्लस CuSO4। तो देखिए जिंक उसी तरह से, जिंक और कॉपर जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल है, जिंक जो है हमारा हाई रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हमारा Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। देखिए लीड का रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड के साथ करते हैं, जैसे हमारा Pb ये हमारा लीड हो गया, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड का जब रिएक्शन करेंगे CuCl2 के साथ, तो इसमें क्या बनेगा, ये जो Pb है वो Cl2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, PbCl2, ये बना देगा PbCl2, और हमारा जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारा कॉपर है Cu, तो ये हमारा कॉपर अलग हो गया। तो इस सारे रिएक्शंस में आप देख पा रहे हैं कि कोई एक जो मेटल है, कोई एक एलिमेंट है, वो दूसरे किसी एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है उसके साथ वो जुड़ जा रहा है। तो इस तरह का जो भी रिएक्शंस होता है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब है हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप हेडिंग दे दीजिए हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी और 2 अलग अलग, मतलब इधर से हमारा कंपाउंड होगा, कंपाउंड रहेंगे, इधर से भी कंपाउंड रहेंगे। तो कंपाउंड में से वो ब्रेक होके 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। एग्जाम्पल को हम लोग जब देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। जैसे हमारा देखिए बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड। अगर हम इस बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट के साथ करते हैं, Na2SO4, ये हमारा बेरियम क्लोराइड और हमारा ये हो गया सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें देखिए 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए जो बेरियम है, ठीक है, बेरियम जो है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा SO4 के साथ, और हमारा सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। अब इसको समझने के लिए देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। हमेशा क्या होता है, जो पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, देखिए बेरियम जो है SO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये सोडियम जो है हमारा क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। तो जब ये बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन होगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, BaSO4 बना देगा, प्लस हमारा जो सोडियम है क्लोरीन के साथ मिलेगा तो हमारा NaCl बनेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये कंपाउंड था, ये कंपाउंड, तो नया जो हमारा 2 अलग सब्सटेंस जो यहाँ बने हैं, बेरियम सल्फेट और हमारा जो सॉल्ट बना है, ये भी क्या है, कंपाउंड के फॉर्म में होता है। तो जो एक्चुअली होता है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं अधिकतर क्या होते हैं, कंपाउंड का रिएक्शन कंपाउंड के साथ ही होता है। कंपाउंड का रिएक्शन कंपाउंड के साथ होगा, तो यहाँ पे भी जो हमारा प्रोडक्ट बनते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बेरियम SO4 के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ। तो ये हमारा बेरियम सल्फेट बना और हमारा ये सॉल्ट बना, ये बेरियम सल्फेट और वो हमारा सॉल्ट बना। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं। मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे सॉल्ट के साथ NaCl, ठीक है, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे सेम वही चीज, ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये हमारा प्लस और ये माइनस। तो
तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव आयन आपको दिख रहे हैं वो क्या होगा, नेगेटिव से कंबाइन होगा, और जो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये इसके साथ कंबाइन होगा, और ये इसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, AgCl। सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, AgCl। तो ये हमारा देगा AgCl माने सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गया। अब हमारा सोडियम NO3 के साथ कंबाइन होगा तो NaNO3 देगा, NaNO3 क्या दिया है, सोडियम नाइट्रेट दे दिया, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के जो भी रिएक्शंस होते हैं इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया करने के लिए आपको अदर एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे और उसको क्या करना, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट जो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन जाता है। ठीक है, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं ऑक्सीडेशन होने का और रिडक्शन होने का। तो ऑक्सीडेशन का क्या प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन का होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यदि लॉस होता है तभी भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसी तरह हमारा रिडक्शन का गेन ऑफ हाइड्रोजन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हमारा रिडक्शन होता है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब हमारा रिडक्शन होगा, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ता है उस केस में हमारा रिडक्शन होगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं CuO कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन यदि हम H2 के साथ करते हैं, देखिए H2 के साथ, यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन H2 के साथ जब हम लोग करेंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड तो Cu हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉपर आएगा और यहाँ से H2O से कंबाइन होकर H2O हो जाएगा। देखिए जब कॉपर ऑक्साइड हमारा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो कॉपर निकला और H2O वाटर बना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर दोनों इसमें होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे देखिए ये कॉपर ऑक्साइड था यहाँ, तो जब कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन को लॉस किया है, यहाँ पे हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन को लॉस किया, इसके पास ऑक्सीजन पहले से था बट उसने क्या किया, ऑक्सीजन को त्याग दिया, छोड़ दिया। तो जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, जहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा रिडक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जहाँ ऑक्सीजन लॉस होता है वहाँ पे रिडक्शन होती है। और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन में पढ़े थे गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, परंतु यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मुझे बताइए जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। यही हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन होगा। तो इसको समझने के लिए आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रॉपर्टीज है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हमारा रिडक्शन का जो प्रॉपर्टी है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपको ये केमिकल रिएक्शन से समझ में आएगा। तो ये हमारा टोटल जो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का था। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ देता है और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछता है। तो देखिए उल्टा होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है। और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कभी कभी ये पूछ देता है, तो क्या समझे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जहां रिडक्शन हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी इसमें से अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको